वेलकम टू वंडर सीको वर्ल्ड एस्टेट क्वेश्चन पेपर 2022। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। ये हमें क्या कह रहा है कि 5 ईयर प्लान्स की जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो आपकी रियलाइजेशन हाइयर रहा है आपके ग्रोथ टारगेट से, यानी आपकी टारगेटेड ग्रोथ से ज़्यादा एक्चुअल में आपकी जो ग्रोथ है वो हाई थी। इनमें से किस 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ था? अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, 5, 6, 7, 8 ये 5 ईयर प्लान ऐसे हैं जिनमें एक्चुअल ग्रोथ रेट टारगेटेड ग्रोथ रेट से हाई थी हमारी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, 5th में, 6th में, 7th में और 8th में। ये देखिए, ये रहा हमारा डाटा फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। ये ग्रीन जिस 5 ईयर प्लान के सामने एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रीन बॉक्स के अंदर है हमारी, वो टारगेटेड ग्रोथ रेट से हाई है। इसको आप याद रखोगे। एक ट्रिक याद रखनी है, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये हमारे 5 ईयर प्लान्स ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट एक्चुअल हाई रही थी टारगेट ग्रोथ रेट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोग्रेसिव जो टैक्स होता है उसमें क्या होता है? टैक्स की जो पेमेंट है वो इनकम के बढ़ने से बढ़ती है, यानी टैक्स की जो रेट है वो बढ़ती है इनकम के गिरने से। ऐसा नहीं होता। टैक्स पेमेंट परसेंटेज ऑफ इनकम कांस्टेंट की जो आपकी टैक्स की पेमेंट रहती है वो इनकम के बढ़ने घटने से कांस्टेंट रहती है। टैक्स पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम इंक्रीजेज, ऐसा ही होता है। आपको जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना होता है। यही हमारा प्रगतिशील कर की प्रणाली में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैप्शन के बारे में पूछ रहा है कि कैप्शन से आपका क्या मतलब है। कैप्शन किसको बोलेंगे? आपके कॉलम की जो हेडिंग होती है, जब आप टेबल क्रिएट करते हो, ये आपके 3 कॉलम हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे जो हेडिंग होगी आपकी इन तीनों कॉलम्स की, ये हेडिंग आपकी कैप्शन कहलाएगी। अगर हम बात करें रो के टाइटल की या रो की हेडिंग की, इसको हम स्टड बोलते हैं। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ नॉट इंक्लूडेड। एक्सक्लूजन का मतलब किसी और को आप एक्सक्लूड कर सकते हो कंज्यूम करने से। किसी भी गुड को कंजम्पशन कोई करना चाह रहा है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो हमारी गुड्स होती हैं उनके केस में देखने को मिलता है। निजी वस्तुओं के मामले में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ नॉट एप्लीकेबल की बात की गई है कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये होगा हमारी पब्लिक गुड के मामले में, जहाँ आप किसी दूसरे पर्सन को कंज्यूम करने से रोक नहीं सकते। पब्लिक गुड यानी सार्वजनिक वस्तुओं पर ये एप्लीकेबल होगा। अगर पूछा जाता कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है तो हमारा आंसर प्राइवेट गुड होता। अभी हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड। थर्ड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किस डिपॉजिट को आप सर्व करोगे? इसका राइट आंसर हमारा होगा डिमांड डिपॉजिट। तो आप डिमांड डिपॉजिट वे डिपॉजिट होते हैं जिसको आप जब चाहो तब निकलवा सकते हो। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट की अगर हम बात करें, यहाँ टाइम की बाउंडेशन होती है, उस टाइम से पहले आप इनको नहीं निकलवा सकते। अगर निकलवा रहे हो तो आपको लॉस होगा। तो डिमांड डिपॉजिट ऐसा है जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जब चाहो तभी आप निकलवा सकते हो। आयुष की बात करें, इनमें से कौन सा आयुष के अंदर इंक्लूड नहीं है? तो राइट आंसर अपना क्या होगा? पहले देखते हैं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी, ये तीनों आयुष की फुल फॉर्म में आते हैं, बट एलोपैथी हमारा नहीं आता। आयुष की फुल फॉर्म आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। एलोपैथी हमारा इसमें नहीं आता। क्लासिकल थ्योरी के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है? मनी सप्लाई के घट जाने से आपके जो प्राइसेस पे सीधा असर पड़ता है। जैसे ही मनी सप्लाई गिरेगी आपके प्राइसेस लेवल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? मनी सप्लाई के साथ प्राइसेस का बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है। जब ये बढ़ेंगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, जब ये गिरेगी तो प्राइसेस भी हमारे गिरेंगे। राइट आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन प्राइस लेवल, कीमत स्तर में कमी होगी। राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होगी? जहाँ पे आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टेबल होगी। राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। मुद्रास्फीति की जो दर है स्थिर होगी, जहाँ पे हमारी बेरोजगार की प्राकृतिक दर पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा कन्वेंशनल नहीं है, यानी नॉन कन्वेंशनल हमसे पूछा गया है? तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हम हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। नया जो तरीका है कन्वेंशनल नहीं है, जो नॉन कन्वेंशनल है वो है हमारा सोलर एनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा, जो कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने दिया था? इसका राइट आंसर हमारा केन्ज हो जाएगा। केन्स ने ये लॉ दिया था, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, जो कहता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता जितनी की इनकम बढ़ी। ये है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय केन्ज।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है यानी करेक्ट नहीं है, वो हमें ढूंढना है। देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को देखना, बाकी तीन को आप खुद एनालाइज करेंगे। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है कि जब आप ग्रोस में डेप्रिशिएशन को जोड़ रहे हो, ऑलरेडी आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ग्रोस है, जब आप उसमें डेप्रिशिएशन जोड़ दोगे तो ये नेट तो नहीं बन सकता, तो हमें गलत ही छाटना था। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है कि आप सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़ करके आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो आप नहीं निकाल सकते, आपको माइनस करना होगा डेप्रिशिएशन को, मूल्य ह्रास को आपको घटाना पड़ेगा घरेलू उत्पाद में से। पूछा गया है कि आप करंट अकाउंट है आपका बीओपी का, करंट अकाउंट में आप क्या चीज़ रिकॉर्ड करोगे इन सभी में से। करंट अकाउंट में आप गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, क्या ये तीनों इंक्लूड करोगे या कोई एक। तो राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ कि हम इन तीनों को ही इंक्लूड करते हैं अपने करंट अकाउंट के रिकॉर्ड्स में। जीएसटी लो कब आया था, इसका राइट आंसर होगा हमारा थर्ड, 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी जो कानून है वो लागू किया गया था। 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नोट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिक मेथड, इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसको आप ग्राफिकली नहीं दिखा सकते। अगर बात करें मीडियन की, ये भी एक पोजिशनल मीन है, मोड ये भी हमारा पोजिशनल मीन है, क्वार्टाइल ये भी हमारा पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी है, ये तीनों के तीनों पोजिशनल है, इनको हम ग्राफ के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये हम शो कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू, माध्य को हम मैथमेटिकली ही निकाल सकते हैं, तो ये मैथमेटिकल है, ये तीनों के तीनों हमारे पोजिशनल है, ये मैथमेटिकल मीन, ये पोजिशनल मीन है हमारे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, किसको ग्राफिकली मेथड से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारा आंसर होगा माध्य यानी मीन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, रिवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है। रिवेन्यू रिसीट ना होने का मतलब कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट आपको ढूंढनी है। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, जो रिकरिंग होती है, जो मंथली एनुअली, जो मंथली या फिर बार बार जो रिसीट मिलती रहती है गवर्नमेंट को। अगर बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की तो सरकार को लगातार मिलते रहते हैं, ठीक है, ये नहीं कि एक बार ही मिलेंगे दोबारा नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता, रिकरिंग है नेचर में। टैक्सेस भी ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये भी, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड देती है वो भी डिविडेंड भी हमें टाइम टू टाइम मिलते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को जो डिविडेंड मिलते हैं ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स है, रेवेन्यू इनकम का पार्ट है। लोन रिसीव बाय वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, ये तो एक ही बार मिला ना, ज़रूरी नहीं है ना ये लोन बार बार मिलता रहेगा। तो जो चीज़ें गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को बढ़ा देती हैं वो कैपिटल रिसीट होती हैं, रेवेन्यू रिसीट नहीं होती। रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को किसी भी तरीके से नहीं बढ़ाती हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स को कम नहीं करती हैं। अगर बात करें हम कैपिटल रिसीट की, तो कैपिटल रिसीट सरकार की देयता को बढ़ाती है। अब सरकार ने लोन लिया तो उसको चुकाना पड़ेगा ना, तो सरकार की देयता बढ़ती हैं कैपिटल रिसीट में। जो हमारी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं उसके केस में सरकार की जो लोन है, वो जो देयता है वो बढ़ जाती है और एसेट सरकार के कम हो जाते हैं। जब गवर्नमेंट किसी अपने एसेट को बेच करके, एसेट को सेल करके जब रेवेन्यू अर्न करती है, तो इससे सरकार के जो एसेट है वो कम हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ होगा, विश्व बैंक से लिया गया ऋण हमारा रेवेन्यू इनकम का, रेवेन्यू सोर्स का पार्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल तरीका, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, रूरल क्रेडिट के नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्स दो तरीके के होते हैं। इंस्टीट्यूशनल होते जब आप किसी बैंक के थ्रू क्रेडिट लेते हो रूरल एरिया में, हमें वही छाटना है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स की पूछी गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले रहे हो, इंस्टीट्यूशनल तरीका है। कॉमर्शियल बैंक से और आरआरबी से, आप किसी भी मेथड से अगर ले रहे हो, ये हमारे इंस्टीट्यूशनल तरीके हैं। बट तो हमारा राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी विकल्प हमारे सही हैं। अगर हमसे पूछा जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो राइट आंसर हमारा क्या होता, किसी साहूकार महाजन से आप जब लोन लेते हो तो वो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीका होता। अभी टाइम रिवर्सल टेस्ट की पूछी गई है, ये हमारे इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई टेस्ट आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कोई इंडेक्स नंबर, तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब आपका P01 और P1 नोट यानी P01 P10, 1 का मतलब यहाँ करंट ईयर से और 0 का मतलब बेस ईयर के प्राइसेस से हैं। तो P01 और 10 इन दोनों इंडेक्सेस की, प्राइस इंडेक्सेस की आप मल्टीप्लाई करो और आंसर आपका 1 आ जाए, तो इस टाइम पे आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। फिशर इंडेक्स इसको सेटिस्फाई करता है। अर्थमेटिक मीन है, उसको आपको
कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल आपका कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूसिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब जब आप 5 to 10 लेते हो और नेक्स्ट आपकी जो क्लास इंटरवल है वो 10 to सपोज 15 है, तो यहाँ पे आप 10 को एक्सक्लूड करते हो। जब इस टाइम पे 5 से 10 तक कितने बच्चों के नंबर आए, तो जिस बच्चे के 10 नंबर है उसको इस वाली क्लास में आप इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं लोगे। 10 to 15 वाले में आप 10 वाले जिसके 10 मार्क्स है उस बच्चे को कंसीडर करोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है इसमें आप एक्सक्लूड कर दोगे। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन यानी कि जब आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हो तो आप अपनी सीरीज़ को एक्सक्लूसिव बनाते हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका टाइम जो इंटरवल है, दो जो आपकी, जैसे ये आपकी लोअर क्लास है, ये लोअर टर्म है, ये आपकी अपर है। लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच का जो गैप है ना वो इक्वल होना चाहिए। हर एक जो आपकी सीरीज़ में जितने भी आपने क्लास इंटरवल लिए हैं उन सभी के बीच का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। अनइक्वल अगर गैप है तो उसको इक्वल करना पड़ता है फिर। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है मनी सप्लाई के रिगार्डिंग, यानी मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है, सही नहीं है। सबसे पहले में बोला गया है कि जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है वो एक स्टॉक वेरिएबल है, बिल्कुल सही है। हमारी जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक वेरिएबल है। मनी सप्लाई की बात करें वो उसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती। टाइम डायमेंशन किसका होता है? जो वेरिएबल हमारा स्टॉक ना होकर के फ्लो होता है उस वेरिएबल का अपने आप में एक टाइम डायमेंशन होती है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक वो होता है, यानी उसके बीच में टाइम डायमेंशन होती है। उसका एक पॉइंट नहीं होता, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता उसका, उसकी प्रॉपर एक टाइम डायमेंशन होती है। तो सप्लाई अगर हमारा फ्लो नहीं है तो उसकी टाइम डायमेंशन भी नहीं होती है। दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। M3 हमारा मोस्ट वाइडली यूज मेज़र है मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में हमसे बोला गया है कि जो आपका M4 है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म है, बिल्कुल गलत है ये हमारा, क्योंकि M4 के अंदर M1 हमारा मोस्ट लिक्विड है। इसमें हम करेंसी जो हमारे हाथ में है, डिमांड डिपॉजिट, इसको कंसीडर करते हैं। तो जो हमारा M1 है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है मनी सप्लाई का। M4 हमारा लिक्विड नहीं होता बल्कि ये मोस्ट नॉन लिक्विड होता है। नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, अगर वो 100% से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, तो उस केस में आपके मीन से ज़्यादा आपका जो वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपकी डेविएशन ग्रेटर जाएगी आपके मीन से। राइट आंसर हमारा होगा सेकंड, कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक जो विचलन है, वो आपके माध्य से अधिक रहेगा। इंडिया की रैंक की बात करें HDI में 2021 में, तो ये रैंक कितनी थी? 2021 में जो हमारा HDI इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंकिंग 132 थी। अभी करंट की अगर हम बात करें, ये जब 132 हमारी रैंक थी ना, इस टाइम पे टोटल 191 कंट्रीज़ को रैंकिंग की गई थी। अब रिसेंट की अगर हम बात करें, करंट डाटा 2025 का डाटा, इसमें हमारी रैंक 130 है और 193 की रैंकिंग, टोटल कंट्रीज़ कितनी थी? 193 जिनकी रैंकिंग हुई थी। 193 में से अब करंटली प्रेजेंटली हमारी रैंक कितनी है? 130 है। पहले कितनी थी? 132 थी इन द ईयर 2021। 19-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसमें हमारी रैंकिंग कितनी थी? 19 में। तो इसमें हमारी रैंकिंग कितनी थी? 63rd थी हमारी रैंकिंग, व्यापार करने में आसानी वाले इंडेक्स के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, ये हमें छांटना है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है कि परफेक्ट कोरिलेशन कहाँ होगा? आपका कोरिलेशन परफेक्ट होगा जब या तो आप नेगेटिवली, जैसे एक वेरिएबल में ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, या तो आप परफेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड हो या फिर आप परफेक्ट तरीके से नेगेटिवली एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो दोनों ही सिचुएशंस में +1 हो या -1 हो, यहाँ पे +1 कोरिलेशन है और यहाँ पे -1 कोरिलेशन है, दोनों ही सिचुएशन में जो आपका कोरिलेशन है वो परफेक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। सेकंड, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल सही है। आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हो तो ये आपका वेरिएंस निकल के आता है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड में बोला गया कि आर सिग्निफिकेंट होगा अगर इट इज़ लेस देन 6 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड एरर। सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड एरर का 6 टाइम नहीं होता, ये प्रोबेबल एरर का 6 टाइम होता है। और प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर का ऑलमोस्ट 2/3 होता है। जो हमारा प्रोबेबल एरर होता है वो हमारे स्टैंडर्ड एरर का 2/3 होता है। और इस प्रोबेबल एरर का 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर से
आपका ग्रेटर देन रहना चाहिए आर की वैल्यू, ग्रेटर रहेगी तो ही सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज आपका जो आर है कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसमें लेस देन बोला गया, ये बिल्कुल गलत है। मीन डेविएशन की बात करें वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 टाइम होता है, यानी आपकी जो मीन डेविएशन है वो इक्वल होती है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की 4/5, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, आगे नहीं यहाँ लगेगा। मीन डेविएशन आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की 4/5 होती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है 50 आइटम्स है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 6.1 है, यानी आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 50 नंबर हैं, उनमें से अगर उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें 6.1 है। इफ़ वैल्यू ऑफ ईच आइटम इज़ इंक्रीज बाय 5, आपने हर एक आइटम 50 आइटम्स है ना, उन 50 आइटम्स में से हर एक इंडिविजुअल एक एक आइटम के अंदर आप कितने जोड़ते चले गए, 5-5 से आप उनको बढ़ाते चले गए, यानी आपने 5-5 जोड़ा है, ठीक है। +5 आप सभी में करते चले गए 50 के 50 आइटम्स में, तो स्टैंडर्ड जो डेविएशन है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वहाँ से क्वेश्चन आ गया कि आपके जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं वो ओरिजिन से और स्केल से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये वहाँ से क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड की है ओरिजिन और स्केल करके। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट रहता है और स्केल से के ऊपर ये डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब आप अगर अपने जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके अंदर कुछ भी जोड़ोगे या घटाओगे, यानी प्लस करो या माइनस करो, इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता, यानी वो इंडिपेंडेंट है। वहीं बात करें स्केल की, आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 50 के 50 नंबर्स को आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यानी वो डिपेंड करेगा और वो चेंज हो जाएगा। जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मल्टीप्लाई हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको 5 से बढ़ाया ना जाता बल्कि 5 टाइम बढ़ाया जाता, या अगर यहाँ पे 5 टाइम लिखा होता तो हम जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते 5 से। अगर डिवाइड किया जाता 5 टाइम तो हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी 5 से डिवाइड कर देते। अभी हमारा आंसर सेम रहेगा 6.5, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, उसका प्लस माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है तो फिर आपका मीन कैसा होगा, आपका मीन ग्रेटर होगा आपके मोड से, स्मॉलर होगा, इक्वल टू मोड होगा, ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले देखते हैं मीन मीडियन मोड इक्वल कहाँ होते हैं। ये हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे सिमेट्री है, यहाँ बीच में आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये सिमेट्री में होता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है तो ये हमारा 0 होता है और इधर की तरफ हमारा पॉजिटिव साइड है, तो ये कहाँ झुका हुआ है, ये पॉजिटिव साइड पे स्क्यूड है ना, तो ये हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस है। जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके का होता है तो ये आपका नेगेटिव स्क्यूनेस है, क्योंकि यहाँ बीच में हमारे 0 होता है और ये कहाँ झुका हुआ है, ये नेगेटिव साइड झुका हुआ है। आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद रखनी है, मीन मीडियन मोड, सबसे ऊपर मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, मीन मीडियन मोड। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा मीन होगा, जब आपका स्क्यूनेस पॉजिटिव होगी तो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर कौन है, मीन। फिर आपको याद मीन, ये मीन होगा, एक्स बार से डिनोट करेंगे मीन को, ये मीन आपका सबसे बड़ा, फिर आपका मीडियन, फिर आपका ये मोड। तो जब भी आपकी जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव साइड स्क्यूड होगी, मीन की वैल्यू इन दोनों से ग्रेटर रहेगी। जब स्क्यूनेस नेगेटिव साइड होगी तो आपको सीक्वेंस वही याद रखनी है, मीन मीडियन मोड। तो स्क्यूनेस सबसे छोटा कौन, मीन, आपका एक्स बार सबसे छोटा, फिर आपका मीडियन रहेगा, फिर उस सबसे बड़ा कौन रहेगा, आपका मोड। तो मोड ग्रेटर कब होगा, जब आपकी स्क्यूनेस नेगेटिव है, ये सबसे बड़ा रहेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है, यानी आपकी स्क्यूनेस इस तरीके से है, तो मीन मीडियन मोड, मीन आपका सबसे बड़ा होगा, ग्रेटर देन मोड, आपके मोड से बड़ा आपका मीन होगा। नेक्स्ट, डिस्पर्जन मेजर है आपका, इनमें से कौन सा अफेक्ट होगा मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये आपके डिस्पर्जन के मेजर दे रखे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होगा, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, ये जो एक्सट्रीम्स पे हैं, दोनों किनारों पे हैं ना जो दो वैल्यूज़, इन दोनों से कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो हमारा रेंज होगा, क्योंकि रेंज के फॉर्मूले में आप हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हो ना,
हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को कंसीडर करते हो तो रेंज जब सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ में कोई भी चेंज करते हो। द रेलिवेंट एज ग्रुप फॉर कंप्यूटेशन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशो, तो इसमें हम 0 to 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनको कंसीडर करते हैं जब हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो की। एचटेट में जो एज ग्रुप्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स के या फिर डिफरेंट रेशियोज़ निकालने के लिए एज ग्रुप बहुत पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चों को आप चेक करते हो, ठीक है, कि आपको ये फैमिली हेल्थ सर्वे है वहाँ से डाटा उठाया जाता है। सिर्फ आप ये देख लेना फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का किसी भी को उठा लेना और उसमें देखना कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज दे रखे हैं उनमें किस एज ग्रुप की बात की गई है वो देख लेना। इनमें से कौन सा डेफिसिट इंडिकेट करता है हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग इज गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा यानी इनमें से किस में इंटरेस्ट पेमेंट को आप घटा देते हो। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटाने के बाद कितना गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा ये प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है, यानी ब्याज भुगतान के अलावा कितना खर्चा है, कितना उधार लेना पड़ेगा सरकार को, ये प्राथमिक घाटे से हमें पता चलता है। फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार के एम्प्लॉयमेंट जो वर्कर्स हैं, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा है, हमारे मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स का सबसे ज़्यादा काम कहाँ से मिलता है हमारे वर्कर्स को, तो प्राइमरी जो हमारा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर अलाइड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड एक्टिविटीज़, वहाँ से सबसे ज़्यादा रोजगार है वो हमारे श्रमिकों को मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र हमारा सही उत्तर होगा। जब आपका कोवेरिएंस कम है, ठीक है, एक्स और वाई दो हमारे ये वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के बीच का जो कोवेरिएंस है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, यानी कि 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव है, तो इनके बीच कैसा रिलेशन होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। जब हमारा सह विचरण दो विचरणों के बीच का जो सह विचरण है, दो वेरिएबल के बीच का जो विचरण सह विचरण है वो नेगेटिव हो तो उनके बीच का रिलेशन भी नेगेटिव ही होगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत वाली स्टेटमेंट को छांटना है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें, MPP आर एडिशनल टू द TPP, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी की एडिशनल है, बिल्कुल ठीक है। जब मार्जिनल को जोड़ते चलते हो, ये जो मार्जिनल को जोड़ते हो जब तब जाके आपका टोटल बनता है, बिल्कुल ठीक है। TPP इज़ द सम ऑफ MPP, बिल्कुल ठीक है। TP की अगर हम बात करें वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला सिग्मा MP होते हैं, बिल्कुल ठीक है, कि MP को आप सम करोगे ना सारे MPs को तब आपका TP निकल जाएगा, ठीक है। TPP इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ APP एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है। TP कैसे निकलता है आपका, TP कैसे निकलेगा, जब आप AP को यानी आपकी एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी को Q से या फिर एम्प्लॉयमेंट के लेवल से मल्टीप्लाई करते हो, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू आउटपुट। नेक्स्ट, अगर हमारे 3 करेक्ट है तो यही हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा 4th करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि TPP का रोजगार के स्तर से अनुपात MPP, रोजगार के स्तर से अनुपात MPP होता है, बिल्कुल गलत है। TPP, जब आप TP को रोजगार का स्तर कह लो या टोटल आउटपुट कह लो, एक ही बात है, TP को Q से डिवाइड करोगे तो ये कह रहे हैं कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये एवरेज प्रोडक्ट निकल करके आएगा ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट। 4th इज द इनकरेक्ट वन। आइडिया ऑफ अंडर डेवलपमेंट इक्विलिब्रियम इज एक्सप्लेन बाय, कि आपको इक्विलिब्रियम वही मिल जाएगा इकोनॉमी का जहाँ पे आपको फुल एम्प्लॉयमेंट अभी मिला नहीं है। ये बात हमारा केन्स बोलते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, इससे पहले ही आप इक्विलिब्रियम में चले जाओगे। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले एक दूसरे के इक्वल है तो वहाँ पे भी आप इक्विलिब्रियम स्टेट में हो सकते हो। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केंज का दृष्टिकोण। फैक्टर इनकम इनमें से कौन सी नहीं है, फैक्टर्स की इनकम। अगर आपकी रेंट की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, मिक्स इनकम की बात करें, ये इनकम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स हमने याद किए थे ना, उनमें से जो ये फैक्टर इनकम वाला मेथड था सभी फैक्टर्स की इनकम को जोड़ने वाला, तो ये तो तीनों हैं, बट स्टॉक में जब चेंज आता है तो ये हमारी इनकम का कंपोनेंट नहीं है, फैक्टर्स की इनकम नहीं होता बेसिकली। ये नेशनल इनकम का तो कंपोनेंट है 4th वाला, लेकिन हमारी जो फैक्टर्स की इनकम है उनका कंपोनेंट नहीं है। 4th इज़ द करेक्ट वन। आपको अर्लीस्ट से अरेंज करना है, सबसे पुराना वाला सबसे पहले लेके चलना है, और इन कंसेप्ट को, ये जो डिमांड की थ्योरी दे रखी है, इनकी डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक गई वो आपको देखना है। सबसे पहले कार्डिनल थी, उसके बाद ऑर्डिनल आई। कार्डिनल अप्रोच कि आप काउंट कर सकते हो यूटिलिटी को, ऑर्डिनल कि आप काउंट नहीं कर सकते नंबर की फॉर्म में, बट आप अपनी यूटिलिटी को अरेंज कर सकते हो कि पहली वाली से मुझे ज़्यादा मिली, तीसरी वाली से मुझे ज़्यादा मिली, यानी आप यूटिलिटी को अरेंज कर सकते हो एक ऑर्डर में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से। फिर न्यूमैन और मॉर्गेनस्टर्न की जो थ्योरी है वो गेम्स वाली,
ये 1950 के आसपास आई थी। रिवील्ड प्रेफरेंस 1934-38 सैमुअलसन। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर हमारा सेकंड। 4-3-1-2 4-3-1-2 फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पहले गणनावाचक, फिर क्रमवाचक आई थी, उसके बाद हमारा प्रकट अधिमान, उसके बाद ये हमारा खेल न्यूमोन और मॉगेस्टन की खेल थ्योरी थी, जो खेल सिद्धांत था वो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस हमारी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है। प्राइस इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। AR यानी प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फैक्टर। इसमें से लॉन्ग रन में ऐसा होता है, जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और लॉन्ग रन में ऐसा होता है जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इनमें से कौन सा कर्व डिमांड कर्व होता है किसी एक फैक्टर का, यानी आपको यहाँ हम बात करते हैं जिस टाइम पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट VMP, जो कि इस तरीके से होता है, ये हमारे लेबर का डिमांड कर्व होता है VMP। VMP सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। If demand is dash and increase in the price of the product lead to a decrease in the total expenditure, यानी जब आप प्राइस बढ़ता है तो प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, एक ये हमारा मेथड था इलास्टिसिटी वाला टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें पॉजिटिव रिलेशन प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है। प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर घटेगा, प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और बढ़ने से घटेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव रिलेशन कहाँ होगा, जहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, और कांस्टेंट बढ़ने प्राइस के बढ़ने घटने से सेम रहे आपका एक्सपेंडिचर, तो ये इक्वल टू 1 होगी इलास्टिसिटी। जब बढ़ने पे बढ़े, घटने पे घटे, आपके प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर बढ़े और प्राइस के घटने पे एक्सपेंडिचर घटे, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। अभी हमारे इस केस में ग्रेटर देन 1 होगी इलास्टिसिटी। ग्रेटर देन 1 का मतलब इलास्टिक होना है। सेकंड इज द राइट ऑप्शन, लोचदार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। इम्परफेक्ट नहीं है तो हमारा प्योर कॉम्पिटिशन, जहाँ पे इम्परफेक्शंस नहीं होती। विशुद्ध प्रतियोगिता को हम पूर्ण प्रतियोगिता भी बोल देते हैं। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following factor does not shall the entry of other firm in oligopolistic industry? इनमें से कौन सा, हिंदी में रीड करते हैं, इनमें से कौन सा कारक ऐसा है एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर रहे हो तो बाकी फर्म नहीं आएंगी, बिल्कुल ठीक है। आपको ज़्यादा स्केल, आप हाई स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, आप सस्ती चीज़ें बेच पाओगे तो बाकी फर्म्स ऑटोमेटिकली उनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। आपके पास टेक्नोलॉजी है बेटर प्रोडक्शन की, तो अदर फर्म्स हैं उनकी एंट्री के लिए ये एक ऑब्स्टेकल का काम करेगा। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है तो इससे किसी और के ऊपर कोई, किसी और फर्म की एंट्री के ऊपर कोई ऑब्स्टेकल नहीं आने वाला। ये कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से इंसेंटिव होगा उनके लिए। अगर मांग बढ़ती है तो बाकी फर्म भी प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगी। डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हम प्रोडक्शन में करते हैं। अगर हम बात करें हमारे पीपीसी की, जो कि हमारा कॉन्केव होता है, यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर बार हम ग्रेटर सेक्रीफाइस करते हैं। हम एक्स की एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए वाई की हर बार पहले के कंपैरिजन में पहले 5 छोड़ रहे थे, फिर हम 3 छोड़ने को रेडी होंगे, फिर हम 1, यानी हर बार ज़्यादा क्वांटिटी में हम पहले 4 छोड़ रहे थे। मान लो पहले हमने 1 का सेक्रीफाइस किया, फिर हमने 2 का सेक्रीफाइस किया, 5 से हम 4 पे आए, फिर 1 पे आए, यानी हम हर बार ज़्यादा क्वांटिटी छोड़ने को रेडी हैं वाई की। तो इस केस में जब हमारा पीपीसी कॉन्केव होता है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग होती है। बट जिस सिचुएशन में हमारा डिक्रीजिंग होगा तो हमारा जो पीपीसी है वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सेकंड, उन्नतोदर उत्पादन संभावना वक्र होगा अगर आपकी सीमांत लागत, अवसर लागत घटती हुई है। आपका सप्लाई कर्व जो कि पॉजिटिव है और जो प्राइस एक्सिस को टच करता हुआ है, विच इंटरसेक्ट द प्राइस एक्सिस। देखो हमारे पास 2 तरीके के ये सप्लाई कर्व होते हैं। सप्लाई कर्व जब ऐसे हो, सप्लाई कर्व जब ऐसे हो। जब ये प्राइस एक्सिस को टच करेगा तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन 1। ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ टच कर रहा है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी, सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। जब नीचे वाले एक्सिस को टच करेगा, हमारी क्वांटिटी वाले एक्सिस को जब हमारा सप्लाई कर्व टच करेगा इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी, इलास्टिसिटी हमारी होगी लेस देन 1, लेस देन 1।
तो यहाँ पे जब आप प्राइस को टच कर रहे हो ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी, आपकी जो पूर्ति की लोच है वो इकाई से अधिक होगी। क्लासिकल कंसेप्ट की बात करें, सप्लाई कर्व की जो शेप है प्राइस के कंपैरिजन में कैसी होती है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी क्लासिकल कंसेप्ट में सप्लाई कर्व की शेप? जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो क्लासिकल्स कहते हैं कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगी, ठीक है, और प्राइसेस घटेंगे और बढ़ेंगे, प्राइसेस में चेंज आएगा। ये हमारे प्राइसेस होते हैं, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी होती है, ये हमारा सप्लाई कर्व होता है। लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में एवरेज सप्लाई कर्व जो हमारा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो हमारा होता है ना, प्राइस के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में हमारी एग्रीगेट सप्लाई इन इलास्टिक रहती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब आप अपने उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ प्राइसेस में चेंज आएगा, प्राइसेस घटेंगे बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, पूर्णतः बेलोचदार। अगर आपकी MPC 4/5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हम एक इजीली, जब हम 12th क्लास की बात करते हैं, हमें मल्टीप्लायर का हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें आप क्या देखोगे, डिफरेंट आपको डाटा दिया जाता है कि आपकी MPC, यहाँ पे MPC होती है, फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। जब आपकी MPC 2/3 होगी तो मल्टीप्लायर 3, जब 4/5 होगी तो मल्टीप्लायर 5, ऐसे ही जब आपकी 6/7 होगी तो मल्टीप्लायर 7, यानी बिल्कुल ठीक उससे अगला नंबर नीचे दे रखा हो। 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो ऐसे ही ठीक अगला नंबर दे रखा हो ना, तो MPC की जो MPC अगर 2/3 है तो मल्टीप्लायर 3 होगा आपका, 4/5 है तो मल्टीप्लायर आपका 5 होगा। लेकिन याद रखना है ऊपर जो नंबर है उससे ठीक अगला नंबर नीचे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर 5 तो होगा, ये तो हम श्योर हैं। अब इसको फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। 1/1 माइनस MPC अगर हम करते हैं तो हमारा K की वैल्यू यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल के आ जाती है। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू 1/1 माइनस 4/5, 1 में से 4/5 5 इधर चला जाएगा, तो 5 माइनस 4/5 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। नीचे क्या आया? 1/1/5 आ गया। अब इधर हमारा 1 है, ये डिवीज़न का जो साइन है ये हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 1 और जो 1/5 है ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1, 5 1 जा 5, 5/1 या फिर 5 एक ही बात है। आंसर आ गया हमारा 5। अब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये थ्योरी किसने दी? JB से की है, JB से। देखो ये कंफ्यूजिंग है, JP लिख रखा है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? JB से, जिन्होंने पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है का नियम दिया था। कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, एक ही कमोडिटी को आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका एज ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? एक ही सिंगल क्वांटिटी है। टोटल प्रोडक्टिविटी की बात हम नहीं, टोटल यूटिलिटी की बात हम नहीं करते जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो सिंगल कमोडिटी के केस में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पर हमारी उस प्रोडक्ट, एक्स प्रोडक्ट है कोई भी हमारा, उससे मिलने वाली, MP नहीं लिखना था, MU लिखना है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, हमारी मनी इनकम के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे MU ऑफ M भी लिख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाता है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम हमारा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये MUM इस PX की जगह आ जाएगा और P ऑफ X हमारा MUM की जगह चला जाएगा, ये तब भी ये फॉर्मूला सेम रहेगा। MU ऑफ X ढूंढना है हमें, किसी प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी, MU ऑफ X, मनी की यूटिलिटी हमारी MU ऑफ M इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा सेकंड ऑप्शन कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाय मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए वस्तु की कीमत के। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहीं पे हमारे उपभोक्ता को संतुलन मिलेगा। ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड्स इन प्रोडक्शन द सप्लाई कर्व ऑफ अ गुड। अभी देखो यहाँ पे हमें प्राइस लेना है, लेकिन अपनी गुड का नहीं लेना है, सब्सटीट्यूट गुड का लेना है, किसी दूसरी गुड जो हमारी सब्सटीट्यूट है। यहाँ पे क्वांटिटी हमें अपने प्रोडक्ट X की लेनी है, यहाँ पे प्राइस हमें Y जो कि हमारा सब्सटीट्यूट है उसका ले लिया हमने। कह रहे हैं कि अगर आपके सब्सटीट्यूट के जो प्राइस है वो राइज हो जाता है, ये इतना था पहले प्राइस, अब ये बढ़ गया प्राइस, सब्सटीट्यूट है इसका प्राइस बढ़ गया, हमारी गुड का तो प्राइस कैसा है? कम ही है ना, तो हमारी गुड जो है उसका प्रोडक्शन हाई होगा। सप्लाई कर्व कहाँ जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। पहले मान लो हमारा जो सप्लाई कर्व था वो यहाँ था, अब हमारा सप्लाई कर्व उसके प्राइस के बढ़ने से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ चला जाएगा? इसी प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, शिफ्ट होगा, टेक प्लेस ऑन द सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं, यहाँ पे शिफ्टिंग होगी खुद के प्राइस के अलावा किसी अदर फैक्टर की वजह से। जब हमारे
क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसके चलते शिफ्ट होगी, और शिफ्ट ये राइट वर्ड होगी, हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि हमारे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया। सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हमारी प्राइस की जो हमारी जो क्वांटिटी है, हमारा जो प्रोडक्ट है एक्स, ये अब सस्ता हो गया तो हम इसकी सप्लाई कम कर देंगे ना, क्योंकि सप्लाई का लो तो यही कहते हैं कि हाई प्राइस इज़ हाई सप्लाई। तो हमारे एक्स प्रोडक्ट अगर हमारा सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया तो जितने भी अब प्रोड्यूसर हैं वो अब उस एक्स को बनाएंगे, हमारे सब्स्टिट्यूट को। अब हमारा जो वाई प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इस टाइम पे हमारी शिफ्ट लेफ्ट वर्ड होगी भाई, राइट वर्ड नहीं होगी, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड होगी। क्योंकि सप्लाई कर्व क्या कहता है, सप्लाई का लो कहता है कि प्राइस बढ़ने पर हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ती है और प्राइस के कम होने पर सप्लाई गिरती है। शिफ्ट हमारी लेफ्ट वर्ड होगी। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बाई और विवर्तन होगा। स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन का जो स्लोप है, ये हमारा सेविंग फंक्शन है, ये नीचे से जाता हुआ ऊपर की तरफ सेविंग फंक्शन है। इसका स्लोप क्या होता है, एम पी एस के इक्वल होता है। और एम पी एस किसके इक्वल होता है, एम पी एस, नॉट सी, इट्स एम पी एस। और हमें पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एम पी एस हमसे पूछा गया कि एम पी एस क्या होगा आपका, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एम पी एस की वैल्यू। 1 इधर ही रहेगा, जो ये एम पी सी है ये इधर चला जाएगा माइनस में, एम पी सी यानी 1 माइनस एम पी सी हमारे एम पी एस के इक्वल है। यही पूछा गया था कि आपके सप्लाई फंक्शन का स्लोप यानी एम पी एस कितना है, कितना होगा, 1 माइनस एम पी सी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बचत फलन का जो ढलान है, ढाल है, वो क्या होगा, 1 माइनस एम पी सी के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कोज अ मूवमेंट अलोंग अ गिवन डिमांड कर्व ऑफ अ गुड, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके चलते हमारा जो डिमांड कर्व है उसके ऊपर मूवमेंट होगी, ना कि शिफ्टिंग। मूवमेंट किसके वजह से होती है, अपने खुद के प्राइस की वजह से। चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं, इसकी वजह से तो शिफ्टिंग होगी। चेंज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, ये भी शिफ्टिंग का रीज़न है। हमारा आंसर क्या होगा, वस्तु की अपनी खुद की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मूवमेंट होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, मूवमेंट यानी कि संचलन होता है, हमारा चलन होता है। मांग वक्र के ऊपर ही रहते हैं हम, ऊपर से नीचे वाले बिंदु पर, नीचे से ऊपर वाले बिंदु पर। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अप्रोच ऐसी है जिसको हम नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते। 12th क्लास की इकोनॉमिक की एनसीईआरटी जो हम कवर करने लग रहे हैं उसी से ये क्वेश्चन है कि आप नेशनल इनकम को मेजर नहीं करते हो। एक्सपेंडिचर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्ट मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी करते हैं, इनकम मेथड से भी करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मेथड जैसा कोई मेथड नहीं होता नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इन द शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट कर्व कट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट मिनिमम पॉइंट। शॉर्ट रन में जो आपका मार्जिनल कोस्ट कर्व होता है वो किस कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट से काटता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ABC और AC। आपका जो एवरेज वेरिएबल कोस्ट होती है और जो आपका एवरेज कोस्ट कर्व होता है ये आपका ABC हो गया। इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से काटता हुआ आपका MC कर्व निकलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड, ABC और AC। औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अजम्पशन की बात की गई है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट इनकम, MUM, ऑर्डिनल, वीक ऑर्डरिंग होती है। ठीक है, कांस्टेंट इनकम रहती है, ये मान्यता हम लेकर के चलते हैं। नेचर है वो ऑर्डिनल, हाँ, जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो ऑर्डिनलिटी के ऊपर बेस्ड है, ना कि कार्डिनलिटी के ऊपर। फिर कांस्टेंट MU ऑफ मनी, ये कार्डिनल जो है, कार्डिनल यानी जो मार्शल है उसकी मान्यता थी कि आपकी मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। इंडिफरेंस कर्व के एनालाइज करते समय हम इस मान्यता को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारी मान्यता कौन सी नहीं होगी, थर्ड हमारी मान्यता नहीं होगी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी, ऐसा नहीं होता। द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा एक फर्म का, तो लॉन्ग रन में जहाँ पे MR MC के इक्वल होगा और प्राइस, हाँ, प्राइस इज इक्वल टू MR MC के बराबर हो और प्राइस हमारा LAC के बराबर हो। अगर मोनोपोलिस्ट होता तो ऐसा नहीं होता, मोनोपोलिस्ट हमेशा प्राइस को ग्रेटर चार्ज करता LAC से। ये हमारा करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, सभी लोगों की डिमांड, समग्र मांग। APS की वैल्यू की बात करें इकोनॉमी में,
ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कितनी होगी। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, आपकी सप्लाई आपका कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होता है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें, APS की बात करें, यहाँ पे इनकम इकोनॉमी में जब आपकी जो ये सेविंग कर्व है, ये आपका सेविंग कर्व है यहाँ से जाता हुआ, और ये आपकी इनकम कर्व है, यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। और APS का फॉर्मूला होता है S/Y। दोनों जब बराबर ही हैं, ठीक है, आपकी मान लो सप्लाई कितनी है 5% है और इनकम भी 5 हो गई, तो दोनों का कट करके आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इक्वल होगी तो उस टाइम पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी होगी, 0 होगी ना, 0 होगी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 होगी, क्योंकि दोनों माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे ना। 5 - 5 0 होगा, ठीक है। उनके बीच का जो डिफरेंस है ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों 0 होगी। APS कितनी होगी, 1 होनी चाहिए ना। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं भाई। APC की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई फंक्शन की बात करें। S किसके इक्वल होता है, जब इनकम में से कंजम्पशन घटा देते हैं तो हमारा S निकल के आ जाता है ना। जब और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होता है, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं। सपोज इनकम भी 5 और कंजम्पशन भी 5, तो हमारी S की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से S की वैल्यू निकल करके, टोटल सेविंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, S की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 0। अब इस S की वैल्यू को हम पुट करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के फॉर्मूले में। APS इज इक्वल टू टोटल सेविंग टोटल इनकम। अब S की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे, उसके नीचे कोई भी नंबर लिखो आप अपना, ABC, कोई भी कांस्टेंट टर्म आप लिखोगे नीचे, तो उसका आंसर 0 ही निकल के आएगा। तो APS की वैल्यू ब्रेक इवन पॉइंट पे 0 होती है, 1 नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज मार्केट पीरियड इन इकोनॉमिक्स। मार्केट पीरियड, ये हमारी 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि मार्केट पीरियड इकोनॉमी का वेरी शॉर्ट टर्म पे जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट पीरियड। अगर मार्जिनल इफिशिएंसी 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। सेम सिमिलर क्वेश्चन हमारा 2023 में आया था। वो कैसे पूछा गया था कि MEC आपकी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रेटर हो तो क्या आप जो इन्वेस्ट करोगे वो पॉजिटिवली करोगे, नेगेटिव रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल, ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये वो सेम ही क्वेश्चन है कि आपकी MEC 10 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप कैसा करोगे, आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होगा ना, बिल्कुल होगा। MEC का मतलब कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा इन्वेस्ट करने से, आपको कितना लाभ होगा, फ़ायदा होगा। 10% फ़ायदा है और जो आप ब्याज आपने लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट 5% चुकाना है ना, तो यहाँ से आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक होगा। A हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओवरहेड कॉस्ट इनमें से कौन सा नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट के बारे में देखते हैं पहले। ओवरहेड कॉस्ट हमारा होता क्या है, तो ओवरहेड जो कॉस्ट होती है ना, वो होती हैं जो हमारे प्रोडक्शन से सीधी एसोसिएट नहीं होती, वे कॉस्ट जिनका प्रोडक्शन से सीधा रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल्स हैं वो तो प्रोडक्शन के साथ सीधे रिलेटेड हो गए ना, तो ये ओवरहेड कॉस्ट तो नहीं हुए। रेंट कॉस्ट की बात करें, प्रोडक्शन घटे बढ़े रेंट तो देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस कॉस्ट की बात करें, इंश्योरेंस की अगर आप किस्त भर रहे हो तो वो आपको देनी ही पड़ेंगी इंश्योरेंस। तो इनमें से ऑप्शन हमारा करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि सीधी एसोसिएटेड है हमारे प्रोडक्शन से। ओवरहेड कॉस्ट सीधी रिलेटेड नहीं होती प्रोडक्शन से। थर्ड, कच्चे माल की लागत हमारा करेक्ट आंसर होगा। 20% इनपुट्स बढ़ गई, सारी की सारी इनपुट में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20% का हुआ, जिससे आपका जो आउटपुट है वो 10% बढ़ा। इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, सारी इनपुट, सभी तरीके की इनपुट्स बढ़ी है ना 20%, तो स्केल की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, तो आपका जो रिटर्न्स होएगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म इज इक्वल टू, जब आप डिमांड करके अंडर का एरिया मेज़र करते हो, ये हमारा डिमांड कर्व है, इसके अंडर का एरिया, यानी आप MU को जोड़ के टोटल रेवेन्यू कहलाएगा ना, डिमांड करके नीचे का एरिया आपका टोटल प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू हमारा थर्ड, कुल आगम हमारा सही आंसर होगा कि कुल मांग के कर्व के नीचे का एरिया, इसका स्लोप मार्जिनल MR होता है ना। थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है टोटल रेवेन्यू। VMP को आप कैसे डिफाइन करोगे, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, जब आप प्राइस को उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिवाइड करते हो किसी फैक्टर के, जब आप किसी फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत भौतिक उत्पादकता को, फिजिकल प्रोडक्टिविटी को आप उसकी कीमत के साथ डिवाइड कर देते हो किसी फैक्टर की, तो फिर उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाती है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा HTET 2022 का क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।